हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड हर दिन नया एपिसोड पेन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। CH3 केशव जी की धमकी। अयान की बातें सुन कृति अपने रूम में आ गई और आकर बेड पर बैठ गई। उसके पीछे पीछे नैना जी भी उसके रूम में आ गई। 111 उसे परेशान देख नैना जी उसके सामने आकर बेड पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, कृति बेटा, तुम तो जानती हो ना कि तुम दोनों की शादी किन हालातों में हुई है। मैं जानती हूँ कि अपान ने जो कुछ भी कहा वो सब सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बस थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ जो भी हुआ वो सब एक मजबूरी थी, लेकिन माँ मैंने इस रिश्ते को उसी वक्त अपना लिया था जब मैं अपान के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। मैं इंतजार करूंगी तब तक, जब तक कि वो खुद इस रिश्ते को अपना नहीं लेते, कृति ने नैना जी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। और फिर हम दोनों में अंतर भी तो जमीन आसमान का है। कहा मैं गांव की रहने वाली और वो शहरी बाबू, हमारे रिश्ते में वक्त तो लगेगा ना, कृति बोली। अच्छा क्या कभी है तुझ में? बता तो, पढ़ी लिखी है, बड़ों का आदर सत्कार करने वाली है, सारे घर के काम काज जानती है और दिखने में इतनी सुंदर की बांध भी शर्मा जाए, नैना जी बोली। अरे अरे बस माँ, आपने तो मेरी तारीफों की झड़ी ही लगा दी, कृति बोली। सच ही बोल रही हूँ, किस्मत वाला है मेरा अयान जो उसे तेरे जैसी जीवन संगनी मिली, नैना जी बोली। छोड़िए न माँ सब, ये बताए कि मैं शाम को क्या पहनूं। कृति अपनी अलमीरा खोलते हुए बोली। नैना जी ने उसे पीछे कर अलमीरा बंद कर दी और बोली, चल मेरे साथ। चल ना। नैना जी कृति का है पकड़कर उसे अपने साथ अपने रूम में ले आई। फिर वो अपनी अलमीरा के पास गई और उसमें से एक गिफ्ट पैक निकाला और फिर कृति के पास आ गई। तू आज ये पहनेगी, नैना जी ने वो गिफ्ट पैक कृति को देते हुए कहा। कृति उस गिफ्ट पैक को देखने लगी तो नैना जी बोली, देख क्या रही है, खोल इसे। कृति ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर सी साड़ी थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। सॉरी बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हमें तुम्हारे लिए शॉपिंग करने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी जल्दी में बस इतना ही अरेंज कर पाए। माँ ये बहुत सुंदर है, मैं शाम को इसे ही पहनूंगी, कृति खुश होते हुए बोली और फिर उसे लेकर अपने रूम में आ गई। मेहरा इंडस्ट्रीज। अयान अपने केबिन में बैठा हुआ है। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही है। तभी उसके केबिन का डोर खुलता है और केशव जी अंदर आते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, केशव जी ने अयान से कहा। कहिए, अयान ने बिना उनकी तरफ देखे लैपटॉप में अपनी नजरें गड़ाए हुए कहा। तुम कृति के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो भी हुआ अब वो तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें उसके साथ कुल देवी की पूजा करने के लिए चलना है शाम को, केशव जी ने कहा तो अयान की उंगलियां जो लैपटॉप पर अब तक नाच रही थी अचानक से रुक गई। मिस्टर मेहरा, ये ऑफिस है, हमारा घर नहीं। यहाँ पर ऑफिशियल मैटर सॉल्व होते हैं, ना कि घरेलू मैटर, अयान ने कोल्ड वॉइस में कहा और वापस लैपटॉप पर अपना काम करने लग गया। ये ऑफिस भी मेरा है और घर भी मेरा। तुम शाम को चल रहे हो, केशव जी ने कहा। अच्छा, अगर ना चलो तो क्या फिर से मरने की धमकी देंगे आप? मेरी जिंदगी बर्बाद तो कर ही चुके हो उस ग्वार लड़की से मेरी शादी करवा के। अब और क्या बाकी है? आपके कहने पर मैंने कर ली न उससे शादी, बन गई वो आपके घर की बहू। लाज रख की न मैंने आपकी बात की, अब इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत करना, अयान ने कहा। अच्छा ठीक है, मत चल, कल मैं कृति को यह ऑफिस ले आऊंगा और सबसे मिलवाऊंगा, केशव जी ने कहा तो अयान की आंखें बड़ी हो गई। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? अयान थोड़ी तेज आवाज में बोला। मैं ऐसा ही करूंगा, और अगर तू चाहता है कि ऐसा न हो तो शाम को तैयार रहना और टाइम से घर आ जाना, केशव जी बोले और उसके केबिन से बाहर आ गए। आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अयान गुस्से में बोला और उसने एक जोरदार मुक्का दीवार पर दे मारा। अयान को लगता था कि अगर सबको पता चलेगा कि उसने गांव की गंवार लड़की से शादी कर ली है तो सबके सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी। वो मुंबई के फेमस बिजनेसमैन में से एक जो था और मोस्ट एलिजिबल बैचलर का टैग भी उसके पास था। अपनी इसी गलतफहमी के चलते उसने केशव जी से शादी की बात सबसे छुपाने के लिए कहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि कृति रहती जरूर गांव में थी, लेकिन उसके तौर तरीके मॉडर्न थे। उसने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के नामी कॉलेज से पूरी की थी। उसके पिता ने अपनी बीमारी के चलते ग्रेजुएशन के बाद ही उसकी शादी तय कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके रहते ही उनकी बेटी ससुराल चली जाए। शाम का समय। कृति ने वही साड़ी पहनी जो उसे नैना जी ने पहनने को दी थी। वो रेड कलर की साड़ी में बहुत जच रही है। मैचिंग ज्वेलरी, होंठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर मैचिंग बिंदी और हल्का सा मेकअप उसके चेहरे में चार चांद लगा रहा है।
उसने अपने लंबे बालों की एक सुंदर सी चोटी बनाई हुई है, हाथों में लाल चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है। परफेक्ट, खुद को आईने में निहारते हुए कृति बोली। तभी उसे नैना जी की आवाज सुनाई दी, कृति बेटा जल्दी आ जाओ। नैना जी की आवाज सुन कृति जाने के लिए पलटने लगी तो उसका ध्यान सिंदूर की डिबिया पर गया। उसने उसे उठाया, उसे खोला और उसमें से एक चुटकी लेकर अपनी मांग में भर लिया। कृति रेडी होकर नीचे आ गई। उसे देख नैना जी ने उसको बालाएं ली और बोली, नजर ना लगे किसी की मेरी बच्ची को 11 पटाखा। मयंक कृति को देखकर बोला। क्या? कृति बोली। अरे पटाखा लग रही हो और क्या? मयंक बोला तो नैना जी ने एक हल्की सी चपत उसके सिर पर लगाई और बोली, भाभी है वो तेरी। भाभी बाद में है, पहले वो मेरी अच्छी दोस्त है, और दोस्ती में ये सब चलता है। मयंक बोला। बातों में इससे कोई नहीं जीत सकता है ना माँ? कृति बोली। बिल्कुल सही कह रही है तू कृति बेटा, केशव जी अंदर आते हुए बोले। केशव जी को आते देखकर नैना जी ने अपनी नजरें एंट्रेंस डोर पर जमा ली और उनके पास आकर बोली, अयान। अयान नहीं आया। आ जाएगा, केशव जी बोले। अगर नहीं आया तो? नैना जी घबराते हुए बोली। वो जरूर आएगा, तुम फिक्र मत करो, केशव जी बोले। अगर वो नहीं आया तो कृति को क्या जवाब दूंगी मैं? मयंक के साथ हंसती हुई कृति को देख नैना जी मन में बोली। अब तक केशव जी भी रेडी होकर आ गए थे। चले, केशव जी ने सबसे कहा तो सब उनकी ओर देखने लगे। 11 पापा भाई को तो आ जाने दो, मयंक बोला। पूजा शाम 6 बजे है और अभी 4 बज रहे हैं। अयान अपना काम खत्म करके सीधे वही पहुंच जाएगा। केशव जी बोले तो उनकी बात मान गए, लेकिन नैना जी उन्हें आंखें बड़ी करके देखने लगी। केशव जी ने पलकें झपका कर उन्हें आश्वासन दिया तो उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। सब कुल देवी के मंदिर के लिए निकल गए, जो कि 1 घंटे की दूरी पर था। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। करीब 5 बजे सब मंदिर में पहुंच गए। पंडित जी पहले ही वहां मौजूद थे। नैना जी ने कृति को पंडित जी के पैर छूने के लिए कहा। कृति ने पंडित जी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। कृति और नैना ने पंडित जी के साथ मिलकर पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। अब इंतजार था तो सिर्फ अयान का। 15 मिनट बाकी है पूजा शुरू होने में और अयान अभी तक नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा। नैना जी परेशान होते हुए केशव जी से बोली। सब अयान के आने की राह ताक रहे हैं, लेकिन अयान का कुछ अता पता ही नहीं है। अब तो नैना जी के साथ साथ केशव जी के चेहरे पर भी परेशानी के भाव उमड़ आए थे। क्या अयान पूजा में शामिल होगा? क्या नैना जी का डर सही साबित होगा? क्या होगा केशव जी का फैसला? जानने के लिए पढ़ते रहिए जारी। प्लीज लाइक एंड कमेंट। CH4 कुलदेवी की पूजा। सब अयान के आने की राह ताक रहे हैं, लेकिन अयान का कुछ अता पता ही नहीं है। अब तो नैना जी के साथ साथ केशव जी के चेहरे पर भी परेशानी के भाव उमड़ आए थे। 6 बजे पूजा शुरू हो जाएगी और 6 बजने में बस 5 मिनट बाकी है, और ये लड़का फोन भी नहीं उठा रहा। इंसान को इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं होना चाहिए, कम से कम फोन तो उठाए। नैना जी कृति के पास आई। वो भी तो अयान के आने की राह ताक रही थी। नैना जी ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, बेटा मुझे माफ कर दे। लेकिन किस लिए माँ? कृति ने बोला। मुझे नहीं लगता कि अयान आने वाला है, नैना जी रोए गले से बोली। कृति को भी इस बात का अंदाजा था कि अयान नहीं आएगा। नैना जी की बात सुन उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कृति की नजर मंदिर के प्रवेश द्वार पर गई तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा ऐसे खिल गया मानो कोई ताजा कली खिल गई हो। उसने नैना जी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और आंखों से बाहर की तरफ इशारा किया। नैना जी क्या? कृति ने उन्हें पीछे की तरफ घुमा दिया। उन्होंने जब अयान को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और हाथ जोड़ भगवान का धन्यवाद करने लगी। फिर जल्दी से अयान के पास गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, मुझे लगा ही नहीं था कि तू आएगा। अरे आता कैसे नहीं, इसने वादा जो किया था मुझसे, केशव जी अयान को देखते हुए बोले। अयान ने उन्हें गुस्से में घूर कर देखा, फिर मन में बोला, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन इस गवार से मैं अपना पीछा छुड़वा कर ही रहूंगा। आपने ये शादी तो करवा दी, लेकिन इसे निभाना न निभाना मेरी मर्जी है। अरे तू खड़े खड़े क्या सोच रहा है? चला जा, पंडित जी बुला रहे हैं, नैना जी ने बोला और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कृति के पास लाकर खड़ा कर दिया। 4 अयान ने एक नजर उठाकर कृति को देखा तक नहीं, आखिर उसके लिए ही तो कृति इतनी सजी संवरी थी। पता नहीं इतनी अकड़ किस बात की है इस दुष्ट में। तारीफ नहीं करनी ना करें, लेकिन एक नजर देख तो ले, कृति मन में बोली। पंडित जी के कहने पर दोनों आसन पर बैठ गए। पंडित जी, मैंने अयान को कृति का हाथ अपने हाथ में रखने के लिए कहा तो अयान ने मुंह बनाते हुए कृति का बायां हाथ उठाकर अपने हाथ में रख लिया। बायां नहीं,
दायां। कृति अपना बायां हाथ हटाकर दायां हाथ अयान के हाथ पर रखते हुए बोली। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अयान ने पंडित जी को घूर कर देखा और कड़क आवाज में बोला, पंडित जी जल्दी कीजिए। पंडित जी ने अयान की तरफ देखा जो उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ने की स्पीड बढ़ा दी। करीब 1 घंटे बाद पूजा संपन्न हुई। अयान और कृति को कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए कहा गया। दोनों उठ खड़े हुए और कुलदेवी की प्रतिमा की ओर बढ़ गए। कृति पूरे मन से कुलदेवी के आगे हाथ जोड़ उनसे अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए दुआ मांगी। वहीं अयान ने बस हाथ जोड़े और यही कहा कि इस मुसीबत से किसी तरह मेरा पीछा छूट जाए। सब रस्में पूरी होने के बाद अयान चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। सब टकटकी लगाकर बस उसे जाते हुए देखते रहे। कुछ समय बाद बाकी सब भी घर के लिए निकल पड़े। अयान के इस तरह चले जाने से सब हैरान थे, लेकिन साथ में सबको उसकी पूजा में शामिल होने की खुशी भी थी। करीब रात 9 बजे तक सब घर पहुंच गए थे। कृति अपने रूम में चली गई। कृति रूम में आई तो उसने देखा कि अयान रूम में नहीं है। कृति ने चेंज करने के लिए रूम को अंदर से लॉक किया और जैसे ही पलटी तो अयान टॉवल लपेटे वॉशरूम से बाहर आ गया। उसे देख कृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और पलट गई। आई एम सॉरी मैं बाहर जाती हूँ, कहकर कृति बाहर जाने के लिए डोर खोलने लग गई। हड़बड़ाहट में वो भूल गई कि डोर को उसने अंदर से लॉक किया था। वो जोर जोर से डोर खोलने लगी। अरे खुल जाए, खुल क्यों नहीं रहा है? कृति दूर खींचते हुए धीरे से बोली। उसको देख अयान का गुस्सा बढ़ने लगा। वो कृति के पास गया और उसने डोर का लॉक खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। 111। अयान कृति के इतने पास था कि कृति की सांसें थम गई। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेजी से भागने लगी। 111। अयान ने लॉक खोला तो कृति झट से बाहर आ गई और दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और एक लंबी गहरी सांस ली। अयान ने गुस्से में डोर बंद किया और बोला, इडियट, पता नहीं क्या सोचकर पापा ने इसे मेरे गले मर दिया। कुछ देर बाद कृति रूम में आए और चेंज करने के लिए क्लोजेट रूम में चली गई। कृति को रूम में आते देख अयान ने अपना लैपटॉप उठाया और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और खुद में बड़बड़ाया, अब तो मेरा रूम भी मेरा नहीं रहा। कृति देर रात तक अयान का इंतजार करती रही, लेकिन अयान रात को रूम में आया ही नहीं। वो स्टडी रूम में ही सो गया। देर तक उसका इंतजार करने के बाद कृति भी गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह कृति की आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। कृति ने आंखें मलते हुए पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे अयान अभी भी कहीं नजर नहीं आया। वो उठी और बालकनी की ओर बढ़ गई। सुबह सुबह पंछियों के चहचहाने की आवाज उसके कानों को सुकून दे रही है। ठंडी ठंडी भीनी हवा उसके तन बदन को छूकर जा रही है। वो अपनी बाहें फैलाए गोल गोल घूमते हुए सुबह का स्वागत कर रही है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसे और भी हसीन बना रही है। अयान रूम में आया तो उसकी नजर बालकनी में बाहें फैलाए खड़ी कृति पर गई। कुछ पल के लिए अयान उसी में खो गया। फिर उसने अपना सिर झटका और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। नहाने के बाद कृति रेडी होकर नीचे आ गई। नैना जी घर में बने मंदिर में आरती की तैयारी कर रही है। कृति भी उनके साथ आरती की तैयारी में जुट गई। नैना जी ने आरती की थाल कृति को थमा दी और आरती के लिए बोला, 11। कृति ने आरती शुरू की। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निष्दीन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। कृति की मधुर और मीठी आवाज सुन सब उस ओर खींचे चले आए। जब अयान के कानों में आरती की आवाज पड़ी तो वो भी उस आवाज की ओर खींचा चला आया। कृति ने आरती के बाद सबको ज्योति आशीर्वाद दिया और प्रसाद दिया। कृति अयान के पास आई तो अयान ने उसे घूर कर देखा और बिना प्रसाद लिए ही वहां से चला गया। उसे जाते हुए देख कृति को थोड़ा अजीब लगा। आज के बाद तो मेरे दिन की शुरुआत तेरी आवाज में आरती सुनने के बाद ही होगी, केशव जी खुश होते हुए बोले। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, नैना जी बोली। और मेरी भी, मयंक भी जल्दी से बोला। नैना बेटा आरती की थाल रख के आ जा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना, नैना जी कृति के गाल को छूते हुए बोली। कृति ने हाँ बोला और पूजा की थाल मंदिर में रखकर किचन में आ गई। कृति ने सबसे पहले हलवा बनाया और फिर सबके लिए नाश्ता तैयार किया। कुछ समय बाद सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। कृति ने सबको नाश्ता सर्व किया। एक बाइट खाने के बाद सबके मुंह में स्वाद घुल गया। सबने कृति के खाने की तारीफ की, बस अयान को छोड़कर। कृति ने अयान को हलवा दिया लेकिन अयान ने मना कर दिया और उठकर रूम में आ गया। नाश्ता करने के बाद केशव जी और नैना जी ने कृति को उसको पहली रसोई के लिए शगुन दिया और आशीर्वाद भी। केशव जी ऑफिस के लिए निकलने लगे तो नैना जी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे रुकिए प्लीज, मुझे डॉक्टर के यहाँ ड्रॉप कर दोगे? मेरी अपॉइंटमेंट है रूटीन चेकअप के लिए।
ठीक है चलो, केशव जी बोले। कुछ ही देर में केशव जी और नैना जी घर से निकल गए। कृति किचन समेटने लगी तो मयंक भी उसके साथ किचन में आ गया। दोनों अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। उधर अयान ऑफिस जाने के लिए नीचे आया। उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे हलवे पर गई तो उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। वो चुपके से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। उसने हलवा कटोरी में डाला और जल्दी से खाने लगा। मयंक का ध्यान उस पर गया तो उसने कृति को किचन से बाहर देखने का इशारा किया। अयान को ऐसे हलवा खाते देख कृति की हंसी छूट गई। मयंक धीरे से बाहर आया और अयान के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, टेस्टी है ना? अयान ने भी जल्दी में बोल दिया, बहुत। जब अयान का ध्यान गया कि उसके पीछे मयंक है तो उसने अपनी बात बदलते हुए कड़क आवाज में कहा, इतना भी टेस्टी नहीं है, वो तो पड़ा पड़ा खराब हो जाता इसीलिए मैंने खा लिया। खाना वेस्ट नहीं करते। अयान ने चेयर पर रखा अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। वैसे तुम्हारा भाई इतना खड़ूस क्यों है? कृति बोली। वो खड़ूस नहीं है, बस उनमें गुस्सा कुछ ज्यादा ही है, मयंक बोला। अगर मेरे बनाए हलवे की थोड़ी तारीफ कर देते तुम्हारे भाई तो क्या उनकी नाक नीची हो जाती? दुष्ट दानव कहीं के, कृति बोली। क्या कहा तुमने अभी भाई को? मयंक ने पूछा। दुष्ट दानव, कृति बोली। मयंक हंसने लगा गया। वाह, क्या उपाधि मिली है भाई को, दुष्ट दानव। जारी।